Hello students, so I am back again with the part 2 of the lecture session which I had discontinued yesterday, and it was named as Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources, and it is chapter number 2 of Geography for class 8 students which are following CBSE और NCERT syllabus. ठीक है, तो इसे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 लेक्चर का पार्ट 2 सेशन. सो टुडे आई विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. हम लोग इसमें ये चर्चा करेंगे, ये बात करेंगे कि आखिर मिट्टी का डिग्रेडेशन कैसे होता है और हम लोग इसे बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं. व्हाट कैन वी डू. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and floods. तो बच्चों, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? इरोजन का मतलब है कि मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना, नष्ट हो जाना, उसका बह जाना. और मिट्टी की अगर ऊपर की परत उड़ जाती है तो उसके बाद मिट्टी को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद हवा से भी तेज पानी से भी ये मिट्टी बह करके कहीं और चली जाएगी और साथ साथ में इसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी भी कमज़ोर हो जाती है. तो इसीलिए हम लोगों को मिट्टी के कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए दो तरह के फैक्टर होते हैं. कई मामलों में हम ह्यूमन बीइंग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कई मामलों में जो नेचुरल फैक्टर है वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी का क्षरण होता है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ होने की क्षमता कमज़ोर होती है. तो कुछ एक फैक्टर्स जो मिट्टी को डिग्रेड करते हैं वे हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जंगलों की कटाई होना. ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवरों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा चारा खा लिया जाना. जैसे कि कई बार हमारे वातावरण के लिए भी उस तरह के खाली खेत भी चाहिए होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारा की खेती होती है और वो अपने आप ही उपजते हैं. इन्हें हम चरागाह कहते हैं, और इन्हें हम अपने कैटल के लिए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनके लिए चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर इसका भी ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो उसकी वजह से मिट्टी का क्षरण हो सकता है. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. तो ये बात हम लोगों ने पहले भी की है कि अगर हम अपनी खेती की ज़मीन में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इस लालच में कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यील्ड ज़्यादा हो, तो कई बार ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी मिट्टी को, ज़मीन को कमज़ोर बनाती जाती हैं, बंजर बनाती जाती हैं. इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड हो, तो उसकी वजह से भी मिट्टी का डिग्रेडेशन होता है. एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पे. इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल. Sorry. You have to collect a handful of different types of soil and observe how they are different. तो बच्चों, हम लोगों ने अभी बताया यहाँ पर कि भारत में तरह तरह की मिट्टी होती है. आपको क्या करना है कि आपको किसी भी तरीके से, या जहाँ जहाँ भी आपके पास में सोर्सेज अवेलेबल हो, जहाँ आपके फ्रेंड्स जाते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, या आप घूमने जाते हो, तो वहाँ की मिट्टी का एक सैंपल इकट्ठा करना है और देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स यू मे गेट इन. है ना, कि आपके पास में कितने तरह की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा हो पाता है, और आप उसे देख करके ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि दिखने में उनका रंग अलग अलग है क्या. ये एक इंटरेस्टिंग छोटा सा प्रोजेक्ट है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कि हम लोग मिट्टी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा करके रख सकते हैं, कैसे इसे डिग्रेड होने से रोक सकते हैं. सो द मेथड्स आर, फर्स्ट वन इज मल्चिंग.
The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. तो हमें कभी भी अपने खेतों को बिल्कुल ही खाली लंबे समय तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मिट्टी को, खेतों को लंबे समय तक के लिए खाली पड़ती छोड़ देते हैं तो इसकी ऊपरी सतह का नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको घास फूस से ढक देना चाहिए, या फिर वो चीज़ भी, जैसे अगर हमने किसी फसल की कटाई की तो उसके जो डंठल होते हैं, वी कैन कवर द सॉइल विथ यूजिंग दीज स्ट्रॉज, उस डंठल से भी हम ढक करके रख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि सूरज की किरणों का डायरेक्ट मिट्टी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा और मिट्टी की नमी, मिट्टी के अंदर में जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, है ना। दूसरा है कॉन्टोर बैरियर्स। सो कॉन्टोर बैरियर्स का मतलब है वी विल हैव टू यूज स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। हमें ज़मीन के चारों तरफ में इस तरह के बैरियर बनाने होते हैं ताकि अगर बारिश का पानी आए तो वो उसमें कुछ समय तक के लिए इकट्ठा रह सके। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? पत्थर का घेरा बना करके, घास का घेरा बना करके, मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई पर ऐसे जमा करके। नेक्स्ट मेथड इज रॉक डैम। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम अपने खेतों के चारों तरफ में छोटे छोटे पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को इकट्ठा करके एक छोटा सा डैम जैसा बना लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हम पानी को बहने से रोक सकते हैं। पानी खेत में ज़्यादा आने से भी बचाने के काम आएगा और खेत में ज़रूरत भर का पानी रहे, बाहर न चला जाए, इसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, टेरेस का मतलब तो छत होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सीढ़ीदार खेती को हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं और अक्सर पहाड़ी जगहों पर इस तरह की खेती होती है। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेज आर मेड, आई थिंक इट शुड बी मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. तो बच्चों क्या होता है कि जिन पहाड़ी जगहों में हमारे पास में समतल मैदान नहीं होते खेती के लिए, वहाँ पर जहाँ भी जितना हो सकता है फावरे कुदाल की मदद से कुछ हिस्से को एक सीढ़ी के एक स्टेप की तरह से चिकना और चौड़ा कर लिया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा स्टेप, वो भी उसी तरह से चिकना और चौड़ा कर लिया जाएगा। और अगर आप दूर से देखोगे ऐसे खेतों को, ये आपको लगेगा जैसे कि ये सीढ़ी बने हुए हैं। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इन जगहों पर भी हम खेती कर सकते हैं। यहाँ से हम पानी को बहने से रोक सकते हैं, मिट्टी को झड़ने से, मिट्टी के ऊपरी सतह के उड़ जाने से भी रोक सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग ये तो आप समझ सकते हो। इंटरक्रॉपिंग का बेसिक मतलब ये है कि दो फसल के बीच में, एक जैसी दो फसल के बीच में एक तीसरी फसल की खेती करना, या लगातार उस जमीन में, उस खेत में एक ही तरह की खेती बार बार नहीं करना होगा। बच्चों ऐसा होता है कि अगर हम गेहूं की खेती लगातार करते हैं तो गेहूं को कुछ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट मिट्टी से चाहिए। अगर हम दलहन की खेती लगातार करते हैं तो क्या होगा, दलहन को भी कुछ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से चाहिए। तो अगर एक ही फसल की खेती हम बार बार करेंगे तो ज़मीन से उस न्यूट्रिएंट की कमी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और ऐसे में आगे चल कर के हम उस खेत में उस फसल की अच्छा प्रोडक्शन नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड यूज द मेथड ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स कि दो गेहूं की खेती, दो गेहूं की फसल के बीच में एक दलहन की फसल उपजाना, ऐसा करके कर सकते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। इसमें ऐसा भी करते हैं कि अलग अलग पट्टियों में हम अलग अलग फसल लगाते हैं। एक पकने वाली होती है, दूसरी अभी लगाई जा रही होती है, तीसरा अभी मैच्योरिटी के स्टेज में होता है, पांचवा अभी फूल खिलने के स्टेज में होता है। तो इस तरीके से भी हम मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं और इस पर बारिश का बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह असर नहीं होगा। द नेक्स्ट मेथड इज कॉन्टोर प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है? प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाना, जब हम खेतों को तैयार करते हैं, है ना। तो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। उसमें हम लोग इस तरीके से हल चलाते हैं, खेतों को ऐसे तैयार करते हैं कि जो हिल के स्लोप से पानी आ रहा है उसको हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर रोक सकें और ज़रूरत के हिसाब से हम स्लोप के एक किनारे से उसे बहा सकें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर आप समझ सकते हो, शेल्टर का मतलब क्या है कि किसी चीज़ से बचने का तरीका। तो यहाँ पर बात है शेल्टर बेल्ट्स की बात है कि हमारे खेतों को नुकसान होता है, उसकी मिट्टी को हवा से भी नुकसान होता है, पानी से भी नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो, और बहुत तेज़ हवा बहे तब भी नुकसान होता है। So how can we protect our soil from erosion due to wind and due to flood? पानी से, बाढ़ से, हवा से हम कैसे रोक सकते हैं? तो क्या करना होगा कि हमें अपने खेतों के किनारों में एक तरफ में या दो तरफ में, जिस तरफ से हवा आने का, जिस तरफ से तेज पानी आने के का रिस्क ज़्यादा रहता है, हम लोग वहाँ पर बैरियर बना सकते हैं। कैसे बैरियर बना सकते हैं? हम वहाँ पर लगातार बड़े बड़े जैसे कि अगर हम लोगों ने ट्री का प्लांटेशन कर दिया तो पता ही है, आपको अच्छे से पता है ना कि पेड़ों को लगाने से क्या होता है कि जो बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें मिट्टियों को बांध करके रखती हैं और वो मिट्टी को बहने से, क्षरण होने से रोकती हैं। हवा के भी असर को कम करती हैं और इस तरीके से हम मिट्टी को बचा सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसे आप लोग करके देखना। मैं ज़रा सा एक बार बोल देता हूँ कि आखिर इस एक्टिविटी में है क्या। टेक 2 ट्रेज A and B ऑफ सेम साइज। मैं चाहूँगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये सिर्फ बोल देने भर से नहीं होगा। और बाकी मैं कुछ बातें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि आखिर इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है। मैं नोट कर लेता हूँ, टिक मार्क कर लेता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है ये पेज नंबर 15 पर है ना। तो अब अगला पॉइंट हम लोग बातें करते हैं वाटर के बारे में। तो अभी हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में बातें की? अभी हम लोगों ने बातें की हैं लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, और हमारा तीसरा टॉपिक है वाटर। तो हम लोग इसमें वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑल्सो। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 of the water surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. तो ये तो बड़ी मज़ेदार बात है ना कि हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है लगभग 3/4 75% हिस्से में पानी से ही ढकी हुई है और 25 से 30% का हिस्सा ही है जो ज़मीन है, ज़मीनी भूभाग है जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। बाकी तो 75% में ओशंस का राज है, समुद्रों का राज है। और एक और क्या बात है कि पानी जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसेंशियल रिसोर्स है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये रिन्यूएबल है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है और जितना हम खर्च करते हैं उतना हमें वापस मिल जाता है। लेकिन फिर भी इसमें ध्यान देने की बात है जो हम आगे पढ़ेंगे। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. तो आप इसे पढ़ रहे हो ना, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जब हमारे महासागर प्रिमिटिव स्टेट में थे, अर्लियर स्टेज में थे, जब उनका विकास हो ही रहा था, तो उसी समय में अभी से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले इसमें जीवन का विकास हुआ। तो नेचुरली इसमें पहले यूनिसेल्यूलर चीज़ों का विकास हुआ होगा, आगे चल कर के और भी मल्टी सेल्यूलर जीवों का विकास हुआ होगा, और आज के समय में हम लोग इस रूप में हैं और पृथ्वी पर इतने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं।
Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. तो यहाँ पर मैं थोड़ा ठहरना चाहूँगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आज के दिन में भी पृथ्वी के सरफेस का 2/3 हिस्सा जो है वो ओशंस के द्वारा कवर किया हुआ है ना। और इस पृथ्वी पर कितने अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, कितने अलग अलग तरह के पौधे अवेलेबल हैं। एक और बात क्या है कि ये जो पृथ्वी पर इतना ज़्यादा समुद्री पानी मौजूद है वो सलाइन वाटर है, वो नमकीन पानी है, खारा पानी है। दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसे हम पी नहीं सकते, वो हमारे पीने के लायक नहीं है। अगर हम बात करते हैं पीने के पानी की, दैट इज़ नोन एज फ्रेश वाटर, इट अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। ये हमारी पृथ्वी पर मात्र 2.7% ही अवेलेबल है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग वाटर की बात क्यों कर रहे हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, लेकिन पीने का पानी बहुत ही कम है। कितना है? मात्र 2.7%। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. तो बच्चों क्या है कि 2.7% जो फ्रेश वाटर धरती पर मौजूद है उसमें से भी 70% वाटर जो है ये बर्फ की चादरों में है, ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका में मौजूद है, ग्रीनलैंड में है और पहाड़ी क्षेत्रों में है, जहाँ से हम इस पानी को एक्सेस नहीं कर सकते। इन्हें एक्सेस करना या ला पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब क्या बचा कि अब मात्र 1% जो है फ्रेश वाटर जो हमारे पीने के पानी के लिए पीने के पानी के रूप में है और हमारे हम लोगों के यूज़ करने के लिए मौजूद है। लेकिन वो है कहाँ? वो जो 1% पीने का पानी है दैट इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, वो ज़मीन के नीचे है। और इसके साथ साथ में इसका कुछ हिस्सा नदियों में भी है, झीलों में भी है। लेकिन हम लोग जानते ही हैं कि नदियों, झीलों और तालाब का जो पानी है वो अक्सर भाप बन करके हमारे एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी हिस्सा चला जाता है। ये अलग बात है कि आगे चल करके वेदर साइकिल के हिसाब से वो भाप पानी के रूप में कहीं न कहीं हमारी धरती पर बरस भी जाता है और वहाँ पर ये चार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, नदियों के पानी को, तालाब के पानी को, झीलों के पानी को। सो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। क्या लिखा है? मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ फ्रेश वाटर को कहा गया है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. तो बच्चों यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाटर, फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। हम लोग धरती से पानी न कम कर सकते हैं न ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो वॉल्यूम है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसकी जो भरपूर मात्रा जो हमें दिखती है वो क्यों है? क्योंकि ये हमेशा मोशन में है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। और क्या है कि देयर इज ए वाटर साइकिल बीइंग मेंटेन्ड। हमारी पृथ्वी पर वातावरण के द्वारा, मौसम के द्वारा एक वाटर साइकिल मेंटेन किया जाता है जिसके जरिए नदियों का पानी, समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है, फिर उसके बाद ये कंडेंस होता है और पानी बन करके धरती के अलग अलग इलाकों में बरस जाता है और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। सॉरी। In 1975, the consumption of water for human was
3850 CU. CU means cubic kilometer per year. It soared to more than 6000 cubic kilometer per year in the year 2000. तो बच्चों आप देख रहे हो ना कि 25 साल में मनुष्यों के द्वारा जो पानी का इस्तेमाल होता है उसकी कंजम्पशन की क्वांटिटी में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। इसे हम कहें कि ये लगभग 2 गुना हो गया है और आबादी तो अभी भी बढ़ ही रही है ना। तो क्या महसूस करें, क्या एस्टीमेट करें कि आगे के 25 सालों में पानी की खपत फिर से 2 गुनी हो जाएगी। और ये खपत अगर लगभग 2 गुने फिर से हो जाएगी तो इतना पानी इस धरती पर आएगा कहाँ? इतने सारे लोगों के लिए फ्रेश वाटर आएगा कहाँ? कहाँ से आएगा? देयर इज ए फैक्ट, ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए ईयर। तो ये जो हम लोगों के घरों में नलके लगे होते हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग कोई नलका या चापाकल या बोरिंग पाइप लगाते हैं तो उस जगह से लगभग 1200 लीटर पानी हर साल बह करके रिस करके बर्बाद हो जाता है। और ये बात कुछ अच्छी बात नहीं कही जाएगी ना। So humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि हमारे द्वारा पानी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है और कितना होता है। हम लोग पानी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए नहीं करते, कपड़े धोने नहाने के लिए नहीं करते, बल्कि हम लोग जो फैक्ट्री सेटअप करते हैं वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों के प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी पानी का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, generating electricity through reservoir of dams are the other uses. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि खेती के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिजली बनाने के लिए, है ना, और भी क्या है कि हमारी बढ़ती आबादी को पानी की ज़रूरतें भी तो ज़्यादा होती हैं और इनके लिए अनाज भी ज़्यादा उपजाना है। इसी तरीके से जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है तो वहाँ पर भी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है लोगों को जीने के लिए और भी तरह तरह के कामों के लिए। और इन्हीं सब वजह से हमारी धरती पर, हमारे देश में, हमारे राज्य में फ्रेश वाटर की कमी हर साल होती जा रही है। और इसमें कुछ एक बातें ये भी हैं कि हम सारे मनुष्य जो मिल करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, जिससे हमारे पास पानी के जो सोर्सेस अवेलेबल हैं नदियों में, तालाब में, या इवन अंडरग्राउंड वाटर की भी बात करें तो उसका भी कुछ हिस्सा हर साल प्रदूषित हो जा रहा है और ये पीने के लायक नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक छोटा सा चार्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाउ मच वाटर इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग एवरी डे। हमारे द्वारा, आपके द्वारा, हम मनुष्यों के द्वारा कितना पानी किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा है कि ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर पर पर्सन पर डे, कुकिंग के लिए 4 लीटर पर पर्सन पर डे, बाथिंग दैट इज 20 लीटर्स पर डे, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स पर डे, वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर्स पर डे, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने के लिए उसमें भी 20 लीटर पानी पर डे खर्च होता है। एंड व्हाट अबाउट गार्डनिंग में 23 लीटर पानी पर डे खर्च होता है। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि हर शहरी आदमी को 135 लीटर पानी की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है। तो इतना पानी हम लोग रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी भरपाई कहाँ से होगी, कैसे होगी। यहाँ एक छोटा सा फैक्ट है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट? आपने कभी सुना है कि कोई पानी का भी बाजार हो? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन with a population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। तालुका का मतलब है आसपास का
अनुमंडल ब्लॉक, ऐसे कह लो आप। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के आसपास में सौराष्ट्र क्षेत्र के पास में एक शहर है अमरेली, और वहाँ पर सचमुच में एक वाटर मार्केट है जहाँ पर लोग पानी खरीद करके ही इस्तेमाल करते हैं। उनके पास में वाटर के नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, या उस शहर में जमीन के नीचे भी फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है। और उन्हें वहाँ की जो आबादी है 1.25 लाख की, उनको आसपास के ब्लॉक से, आसपास के गांव से हर रोज पानी खरीदना होता है, और अगर उन्हें वो पानी नहीं खरीद पाए तो वो पानी के बिना बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं, बहुत दिक्कत आ सकती है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि हमारी धरती पर, हमारे देश में, राज्य में जो पानी मौजूद है उसको लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं। ओके, so there is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. तो बच्चों ये कितनी चिंता की बात है। अभी अभी मैं पीछे अभी से 10 मिनट पहले इस चीज़ के बारे में ही बोल रहा था, और यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ किताब में बताई गई हैं कि ये सारे रीजन हैं, जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, ये मेक्सिको के कुछ क्षेत्रों का नाम है, साउथ अमेरिका के कुछ क्षेत्रों का नाम है, और पूरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बात कही जा रही है कि हर साल यहाँ के देश फ्रेश वाटर सप्लाई की वजह से, फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज को झेल रहे हैं। वहाँ पर पीने के पानी की कमी है, ताजे पानी की कमी है। तो सोचो वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. So thus water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. तो आखिर ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं और इन देशों का नाम हम लोगों ने पढ़ा, और साथ में ये भी चीज़ें लिखी है कि बहुत सारे देश जो क्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं, इस तरह के क्लाइमेटिक जोन्स में, और जहाँ पर अक्सर बार बार सूखा होने का डर है या सूखा होता रहता है। सूखा होने का मतलब क्या, कि मानसून के हिसाब से भरपूर बारिश नहीं होना, या मानसून के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उससे कम बारिश होना। तो अगर बारिश कम होगी तो क्या दिक्कत होगी कि वहाँ की ज़मीन के अंदर में जो पानी हम लोग रोज़ निकाल करके इस्तेमाल करते हैं, जिस अंडरग्राउंड वाटर को, उसकी चार्जिंग नहीं हो पाएगी। जितना पानी हमने निकाल लिया उतना भरा नहीं जा सकेगा, ज़मीन में उतना वो चार्ज नहीं होगा। तो धीरे 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 वहाँ पर पीने की पानी की कमी होती जाएगी। और ऐसा भी होता है कि अगर किसी देश में, किसी राज्य में, किसी पर्टिकुलर रीजन में इस तरह से कई सालों तक अगर मौसम का चक्र सही नहीं रहा है और वहाँ पर सही से पानी नहीं बरसा है, तो आगे चल कर के उन देशों को, वहाँ की आबादी को पानी की शॉर्टेज की ज़बरदस्त समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रही हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को या नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉल्यूट किया हो, कंटेमिनेट किया हो, जिसकी वजह से आजकल के समय में ये दिक्कत वहाँ पर आ रही है। तो बच्चों, चैप्टर का ये जो दूसरा लेक्चर सेशन है, इस पार्ट को मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। फिर आगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज यहाँ से अगले लेक्चर सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी ही 1 से 2 दिनों के अंदर में मैं इस लेक्चर का तीसरा सेशन पार्ट 3 आप सबके बीच में लेकर के आऊँगा, जहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, और इसके साथ साथ में ही इस चैप्टर के तीसरे हिस्से को पूरी तरह से खत्म करेंगे, है ना। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नए लेक्चर का। हम लोग जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
हाँ हाँ